मान लीजिए आज रात आप सोते हो एक आम इंसान की तरह और कल सुबह उठते हो ऐसी जिंदगी के साथ जहां हर दिन आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ना कोई बॉस, ना कोई टेंशन, ना कोई लिमिट। अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर हो गए या नहीं, असल सवाल यह है क्या आप कभी इलॉन मस्क बन पाओगे? और जवाब सुनकर आपको झटका लगेगा, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इतना कमाने के बाद भी आपको 200 साल से ज्यादा लगेंगे आज की इलॉन मस्क की नेटवर्थ तक पहुंचने में। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। 2025 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ है करीब 42 लाख करोड़ रुपए। उसकी उम्र है 54 साल। मान लेते हैं उसने 18 साल की उम्र से काम शुरू किया, मतलब सिर्फ 36 साल। अब हिसाब लगाइए, 42 लाख करोड़ 3600 हर साल करीब 1,19,000 करोड़, हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए। अब सवाल उठता है, क्या यह इंसान कोई रोबोट है या फिर इसके पास कोई ऐसी मशीन है जो पैसा छापती है? नहीं, इसके पास सिर्फ एक चीज है जो 90% लोगों के पास नहीं है, EQUITY। अब जरा पीछे चलते हैं। पेपाल माफिया के बारे में आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं तो गूगल पर लिखिए पेपाल माफिया। पेपाल के शुरुआती फाउंडर्स और शुरुआती टीम मेंबर्स आज लिंक्डइन, यूट्यूब, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के पीछे हैं। जब पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा तो इलॉन मस्क को करीब $175 मिलियन मिले। आज के हिसाब से ये लगभग 1500 करोड़ रुपए होते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आज आपको 1500 करोड़ मिल जाए तो क्या आप उससे और पैसा बना सकते हो? आंसर है हां, क्योंकि पैसा पैसा बनाता है जब वो इक्विटी में लगा हो। यही फर्क है अमीर और आम इंसान में। आम इंसान सैलरी कमाता है, अमीर इंसान ओनरशिप बनाता है। अब आप कहोगे, सर मेरे पास तो 50,000 या 1 लाख भी नहीं है, मैं इलॉन मस्क कैसे बन सकता हूं? बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब है बेसिक्स सही करो। आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, रिस्क कैसे काम करता है और पैसा कहां लगाया जाए और कहां नहीं। याद रखिए, पैसा वहां नहीं बनता जहां रिस्क जीरो हो और पैसा वहां भी नहीं बनता जहां रिस्क ब्लाइंड हो। पैसा बनता है कैलकुलेटेड रिस्क से। रिस्क रैंकिंग सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा। रिस्क को मैंने रैंक किया है। रिस्क 1 छोट सबसे सेफ, रिस्क 10 शॉर्ट हैंड सबसे रिस्की। हम शुरुआत करेंगे सबसे कम रिस्क से। रिस्क मोमोराथॉमन सेविंग्स अकाउंट। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, लेकिन गलती यही होती है। ज्यादातर लोग सेविंग्स अकाउंट रखते हैं लेकिन गलत बैंक में। अगर आपका अकाउंट सरकारी बैंक में है जैसे SBI या यूनियन बैंक तो इंटरेस्ट सिर्फ 2.53% मिलता है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जैसे IDFC, RBL, AU आज 7% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके पास RS 5 लाख हैं और आपने उन्हें 7% पर छोड़ दिया तो 5 साल में RS 7 लाख हो जाते हैं, और अगर RS लाख हैं तो 20 साल में करीब RS 1.9 करोड़। ये वेल्थ नहीं है लेकिन फाउंडेशन जरूर है। रिस्क नंबर 2 गोल्ड ETF, नॉट ज्वेलरी। अब रिस्क थोड़ा बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ज्वेलरी मत खरीदिए। मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज, GST सब नुकसान है। डिजिटल गोल्ड भी रिस्की है क्योंकि बाइंग और सेलिंग रेट अलग होता है। स्मार्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में GST नहीं, सेम बाय सेल प्राइस। डीमेट में सेफ गोल्ड का लॉन्ग टर्म CAGR लगभग 12% है। RS 5 लाख 20 साल, RS 4.8 करोड़। सिर्फ एसेट बदलने से पूरा गेम बदल जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ पैसा कमाना अमीरी नहीं है, असली गेम है पैसे को काम पर लगाना। अब हम रिस्क को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि बिना रिस्क वेल्थ ग्रो नहीं होती। रिस्क नंबर 3 सिल्वर ETF गोल्ड के बाद अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री देखिए, सिल्वर ने कई बार गोल्ड से भी ज्यादा तेज रिटर्न दिया है। सिल्वर का यूज सिर्फ ज्वेलरी में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में भी होता है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आप सिल्वर ETF का CAGR देखें तो लॉन्ग टर्म में करीब 10-11% के आसपास रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिल्वर ने 18-20% तक की रिटर्न्स भी दी हैं।
एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने RS-5 लाख सिल्वर ETF में लगाए और एवरेज 19% रिटर्न मिला, तो 20 साल में वही पैसा बन सकता है करीब 816 करोड़। यही वजह है कि सिल्वर को गोल्ड से थोड़ा ज्यादा रिस्की लेकिन ज्यादा रिवॉर्डिंग माना जाता है। रिस्क जकोम 4 REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाई प्राइस, लीगल इश्यूज, मेंटेनेंस सब हेडेक है। लेकिन REITs ने रियल एस्टेट को मिडिल क्लास फ्रेंडली बना दिया है। REITs में होता क्या है? आप मॉल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स का छोटा सा हिस्सा ओन करते हो और बदले में आपको मिलता है कैपिटल अप्रिशिएशन, रेगुलर रेंटल इनकम। इंडिया में मेजर राइट्स हैं एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड। एवरेज रिटर्न 9-10% अप्रिशिएशन, 5-6% डिविडेंड, मतलब टोटल करीब 15-16% एनुअल रिटर्न। और 50 लाख 20 साल में करीब R/9 करोड़। बैंक FD से कहीं ज्यादा पावरफुल। रिस्क नगराफुड 5 इंडेक्स ETFs। अब बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स के फेवरेट एसेट की, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स ETF का मतलब है पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करना, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। आप किसी एक कंपनी पर बेट नहीं करते, पूरे इंडिया की ग्रोथ पर बेट करते हो। इंडेक्स फंड्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग 12-15% रहता है। एग्जाम्पल R6000 SIP पर मंथ, 25 साल 13% रिटर्न, RS1.3 करोड़। और सबसे बड़ी बात, नो टेंशन, नो स्टॉक पिकिंग, नो डेली न्यूज स्ट्रेस, बस डिसिप्लिन। रिस्क नंबर 6 डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब रिस्क बढ़ता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इंडिविजुअल कंपनीज चुनते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, लेकिन अगर गलत कंपनी चुन ली तो पैसा फंस भी सकता है। यस बैंक, वोडाफोन जैसे एग्जाम्पल्स सबके सामने हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। 1 फंडामेंटल एनालिसिस, 2 पेशेंस। अगर ये नहीं आता तो इंडेक्स ETF ही बेहतर है। डायरेक्ट स्टॉक्स रिवॉर्डिंग भी हैं और डेंजरस भी। रिस्क नंबर 7 इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए। इंट्राडे में आप सेम डे बाय और सेल करते हो। ब्रोकर आपको देता है 5x लेवरेज, मतलब R/10,000 से R/50,000 का ट्रेड, प्रॉफिट 5x, लॉस भी 5x। इंट्राडे स्किल है, शॉर्टकट नहीं। 90% लोग यहां पैसा गंवाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता। अब तक आपने देखा जैसे जैसे रिस्क बढ़ा, पोटेंशियल रिटर्न भी बढ़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हर लेवल हर इंसान के लिए नहीं होता। अगले पार्ट में हम जाएंगे हाई रिस्क जोन में, FNO, क्रिप्टो, लेवरेज, और समझेंगे कहां पैसा बनता है और कहां पैसा उड़ता है। अब तक आपने लो रिस्क और मीडियम रिस्क एसेट्स समझ लिए हैं। अब हम उस जोन में जा रहे हैं जहां पैसा तेज बन सकता है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा टूटता भी है। यहीं पर लोग या तो फाइनेंशियली फ्री होते हैं या फिर हमेशा के लिए मार्केट से डर जाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। रिस्क नंबर 8 फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंडिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एसेट माना जाता है। यहां प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज की कमी है। FNO में लेवरेज मिलता है 20x, 50x, कभी कभी 20x तक, मतलब RS1 लाख से RS15-20 लाख की पोजीशन। प्रॉफिट ह्यूज हो सकता है, लेकिन लॉस भी उतना ही ब्रूटल होता है। सेबी के डेटा के हिसाब से 90% से ज्यादा लोग FNO में पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे बिजनेस नहीं, गैम्बलिंग समझते हैं। FNO में 2 तरीके होते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में लॉस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगता है लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अगर आपको FNO सीखना है तो पहले माइंडसेट सीखिए, फिर स्ट्रेटजी। रिस्क नंबर 9 क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की। क्रिप्टो में रिटर्न क्रेजी हो सकता है, कभी 100%, कभी 300%, कभी 1000% भी, लेकिन डाउनफॉल भी उतना ही तेज होता है। क्रिप्टो मार्केट में पंप एंड डंप बहुत कॉमन है। आज कॉइन ऊपर, कल जीरो। बिटकॉइन, इथीरियम जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स अलग हैं, लेकिन मीम कॉइन्स प्योर स्पेक्यूलेशन है। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में रूल सिंपल है, जो पैसा खोने के लिए तैयार हो वही इन्वेस्ट करो।
क्रिप्टो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर एसेट बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इमोशन डिस्ट्रॉयर है। रिस्क अनडिवाइड्स और डेन, लेवरेज ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स। अब आते हैं सबसे डेंजरस जोन पर। लेवरेज ट्रेडिंग मतलब बोरोड मनी से ट्रेड करना। क्रिप्टो एक्सचेंजेस 100x तक लेवरेज देती हैं, मतलब RS10,000 से RS10 लाख का ट्रेड। अब ध्यान दीजिए, अगर मार्केट सिर्फ 8% भी आपके अगेंस्ट चली गई तो आपका पैसा लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेट मतलब पूरी कैपिटल जीरो। यही वजह है कि यह सबसे रिस्की एसेट है। यस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां पैसा बनाते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए यह फाइनेंशियल सुसाइड है। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। रिस्क एसेट बुरा नहीं है, ब्लाइंड रिस्क बुरा है। हर एसेट का अपना प्लेस होता है पोर्टफोलियो में। सेविंग्स, सेफ्टी, गोल्ड और स्टेबिलिटी, इंडेक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग, स्किल, लेवरेज, डिसेचुएंस, डेंजर, सब कुछ एक साथ नहीं। रियल सीक्रेट ऑफ वेल्थ। एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, अंबानी, ये लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि ये ज्यादा कमाते हैं। ये अमीर हैं क्योंकि ये इक्विटी ओन करते हैं। आप भी इक्विटी बना सकते हैं, स्मॉल अमाउंट से, स्लोली, डिसिप्लिन से। वेल्थ स्प्रिंट नहीं है, वेल्थ मैराथन है। रूल टू रिमेंबर, अगर आप बिगिनर हैं, 70% मनी लो एंड मीडियम रिस्क, 20% मनी ग्रोथ एसेट्स, 10% मनी हाई रिस्क ऑप्शनल। इस बैलेंस से आप सरवाइव भी करेंगे और ग्रो भी। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग, एसेट एलोकेशन और एक ऐसा माइंडसेट जो मिडिल क्लास को वेल्थ क्रिएटर बनाता है। अब तक आपने एसेट्स और रिस्क लेवल्स समझ लिए, लेकिन यहां एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। एसेट्स आपको अमीर नहीं बनाते, एसेट एलोकेशन बनाता है। गलत एलोकेशन के साथ बेस्ट एसेट भी आपको डुबो सकता है, और सही एलोकेशन के साथ एवरेज एसेट भी वेल्थ बना देता है। वाई मोस्ट पीपल फेल। 90% लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं इमोशन से। मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड मार्केट गिरता है, फियर, और यही साइकिल मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बनाए रखती है। अमीर लोग इमोशन से नहीं, सिस्टम से इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो का सिंपल फॉर्मूला। अगर आप बिगिनर हो तो पोर्टफोलियो बहुत सिंपल होना चाहिए। आपको फैंसी एसेट्स नहीं चाहिए, आपको बैलेंस्ड एसेट्स चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। सेफ्टी बकेट सेविंग्स अकाउंट प्लस इमरजेंसी फंड, स्टेबिलिटी बकेट गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, बॉन्ड्स, REITs, ग्रोथ बकेट इंडेक्स ETFs, म्यूचुअल फंड्स, क्वालिटी स्टॉक्स, हाई रिस्क बकेट ऑप्शनल, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, FNO। यही स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस फॉलो करती हैं। आइडियल एलोकेशन बिगिनर्स। अगर आपकी उम्र 20-45 है, 20% सेफ्टी, 30% स्टेबिलिटी, 40% ग्रोथ, 10% हाई रिस्क। अगर आपकी उम्र 35 से 50 है, 30% सेफ्टी, 35% स्टेबिलिटी, 30% ग्रोथ, 5% हाई रिस्क। एज बढ़ती है, रिस्क कम होता है। रीबैलेंसिंग, हिडन वेल्थ हैक। रीबैलेंसिंग मतलब हर साल पोर्टफोलियो को ओरिजिनल रेशियो में लाना। एग्जाम्पल, मार्केट तेज भागा और ग्रोथ बकेट 60% हो गया। अब स्मार्ट इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट निकालकर सेफ्टी या स्टेबिलिटी में डालता है, इमोशन नहीं। रूल फॉलो करो। रीबैलेंसिंग ही लॉन्ग टर्म रिस्क कंट्रोल करता है। टाइम, द रियल मल्टीप्लायर। मोस्ट पीपल पूछते हैं कितना रिटर्न मिलेगा? रॉन्ग क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन है कितना समय दूं? कंपाउंडिंग स्लो दिखती है, लेकिन एंड में एक्सप्लोसिव होती है। पहले 10 साल पेशेंस टेस्ट, अगले 10 साल मनी टॉक्स। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो कंपाउंडिंग कभी देख ही नहीं पाते। वेल्थ माइंडसेट शिफ्ट। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है पहले खर्च फिर बचत। वेल्थ माइंडसेट कहता है पहले इन्वेस्ट फिर लाइफस्टाइल। अमीर लोग सैलरी आने के बाद नहीं, सैलरी आते ही इन्वेस्ट करते हैं। ऑटोमेशन इज पावर। साइप, ETF ऑटो बाय, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इमोशन खत्म। बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड, ऑल मनी इन वन एसेट, न्यूज देखकर पैनिक, शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन, फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप टिप्स। बिना गोल के इन्वेस्टिंग वेल्थ नॉइजी नहीं होती, वेल्थ बोरिंग होती है। गोल्स, पांड और डायरेक्शन। गोल्स के बिना इन्वेस्टिंग दिशा के बिना गाड़ी है। रिटायरमेंट, हाउस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, फ्रीडम फंड। हर गोल का एसेट मिक्स अलग होना चाहिए। आज इलॉन मस्क बनना जरूरी नहीं, आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है।
आज रन 10,000 इन्वेस्ट करना काल RS1 करोड़ से ज्यादा पावरफुल है अगर टाइम आपके साथ है। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे फाइनल वेल्थ फॉर्मूला, डेली हैबिट्स और वो रूल जो रिच और मिडिल क्लास को हमेशा अलग रखता है। अब इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि यहां एसेट्स या रिटर्न्स की नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट की बात होती है। मिडिल क्लास और रिच के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क होता है डेली फाइनेंशियल बिहेवियर का। रिच लोग एक दो लकी डिसीजंस से अमीर नहीं बनते, वे रोज वही सही डिसीजंस दोहराते हैं जो कंपाउंड होकर वेल्थ बनते हैं। द फाइनल वेल्थ फॉर्मूला, वेल्थ बनाने का कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ 4 रूल्स हैं। अर्न कंसिस्टेंटली, इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली, इंक्रीज एक्सपोजर विथ टाइम, नेवर ब्रेक डिसिप्लिन। बस कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं। डेली हैबिट्स दैट क्रिएट वेल्थ। वेल्थी लोग रोज मार्केट नहीं देखते, वे रोज सिस्टम देखते हैं। उनके पास रूल्स होते हैं। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट, न्यूज इग्नोर, मंथली SIP, एनुअल रीबैलेंस, लॉन्ग टर्म होल्ड। मिडिल क्लास रोज प्राइस देखता है, वेल्थ क्रिएटर प्रोसेस देखता है। थिंक लाइक एन ओनर एम्प्लॉय माइंडसेट कहता है मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ओनर माइंडसेट पूछता है मैं कितना इक्विटी ओन करता हूं। इलॉन मस्क सैलरी से रिचेस्ट नहीं बना, उसने टेस्ला और SpaceX की इक्विटी होल्ड की। वॉरेन बफेट सैलरी से नहीं, कंपनीज की ओनरशिप से अमीर बना। आप भी ओनर बन सकते हो, इंडेक्स ETF से, स्टॉक्स से। बिजनेस से ओनरशिप साइज छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। इनकम ग्रोज लाइनियर, इक्विटी ग्रोज एक्सपोनेंशियल। सैलरी हर साल 5 और 10% बढ़ती है। इक्विटी सही होने पर 10x, 50x, 100x भी हो सकती है। इसीलिए मिडिल क्लास लाइफ भर काम करता है। इक्विटी ओनर्स एक फेज के बाद मनी को काम पर लगाते हैं। व्हेन टू इंक्रीज रिस्क, बिग मिस्टेक लोग करते हैं। शुरुआत में हाई रिस्क, करेक्ट सीक्वेंस यह है अर्ली ईयर्स, लो एंड मीडियम रिस्क, कैपिटल ग्रो, एक्सपोजर इंक्रीज, एक्सपीरियंस आए। सेलेक्टिव हाई रिस्क रिस्क एज से नहीं, कैपिटल मैच्योरिटी से जुड़ा होता है। वन रूल दैट चेंजेस एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ एक रूल फॉलो करें तो वह यह होना चाहिए, नेवर स्टॉप इन्वेस्टिंग नो मैटर व्हाट द मार्केट डज। मार्केट गिरता है, इन्वेस्ट, मार्केट चढ़ता है। इन्वेस्ट मार्केट साइडवेज, इन्वेस्ट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। व्हाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच? बिकॉज दे स्टॉप SIP, स्टॉप लर्निंग, स्टॉप पेशेंस। कंपाउंडिंग बीच में छोड़ दी जाती है, और कंपाउंडिंग को बीच में छोड़ना फाइनेंशियल सुइसाइड है। गोल लंबोर्गिनी नहीं है, गोल रोलेक्स नहीं है, गोल है नो मनी स्ट्रेस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, टाइम कंट्रोल, डिग्निटी। वेल्थ मींस ऑप्शंस। आज $1,000 इन्वेस्ट करना ज्यादा पावरफुल है देन आज RS1 करोड़ ड्रीम करना। एक्शन इंस्पिरेशन, आज स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर कोऑपरेट करेगा, डिले करोगे तो फ्यूचर पनिश करेगा। इलॉन मस्क बनने की जरूरत नहीं, बस इतना बन जाओ कि मनी आपकी प्रॉब्लम ना रहे। सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन रखो, टाइम दो, और याद रखो मिडिल क्लास अर्न्स मनी, रिच क्लास बिल्ड्स एसेट्स। अब फैसला आपका है, आप किस साइड खड़े होना चाहते हो।